चलिए आज समझते हैं हम किसके बारे में, मानव जनन के बारे में। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो समझ लीजिए आप एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ने पहला सिलेबस जो कुछ भी पादपों में लैंगिक जनन दिया है वो अप्रैल के लिए दिया हुआ है, क्योंकि जो अब हमारा सिलेबस चलता है वो अप्रैल के हिसाब से चलता है, अप्रैल से चलता है आपका, और मार्च आते आते आपका फरवरी में आपका पेपर चालू हो जाता है। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, मानव जनन के बारे में। मानव जनन से पहले हमें क्या समझना होगा, हमें थोड़ी सी बेसिक चीजें पता करनी होगी। जनन किसे कहते हैं? अगर हम बात करें बेटा जनन के अर्थ की, अगर हम बात करें जनन का अर्थ क्या होता है, तो जनन का अर्थ होता है उत्पन्न करना, पैदा करना या फिर निर्माण करना। जब कहीं किसी भी वाक्य के लास्ट में यदि जनन लगा हुआ दिखे तो आप इस बात को समझ जाइए कि वहां क्या लगेगा, वहां क्या हो रहा है, किसी न किसी चीज का निर्माण हो रहा है। जैसे अगर आप जानो लिखा है युग्मक जनन, इसका मतलब वहां युग्मक बन रहा है या फिर युग्मक का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो मानव जनन में हम सबसे पहले क्या समझने वाले, हम सबसे पहले समझेंगे जनन के बारे में। जनन किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे देखिए धरती पर जितने जीव पाए जाते सब अपने समान जीव को जन्म देते। जैसे गाय गाय को जन्म देती है ना, भैंस भैंस को, मनुष्य से मनुष्य पैदा होता, आम के पेड़ पे जो बीज बनता उससे आम का निर्माण होता। वही हमें समझना है कि जनन किसे कहते हैं, तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता, जनन कहलाता है। समझते हैं थोड़ा सा, है ना। तो क्या कहेंगे, प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है, जन्म देना जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी कि सभी जीव, चाहे धरती पर, देखो जीव किसे कहते हैं ये तो अब बेसिक सा सवाल रहा, इस पे हम बहस नहीं करेंगे क्योंकि ये लंबा चला जाएगा। भाई जो वृद्धि, श्वसन, उपापचय, गति, जनन, उत्सर्जन जैसी प्रक्रियाएं करता है उसे हम क्या कहते, उसे हम जीव कहते। हम समझ रहे हैं जनन के बारे में, तो धरती पर जितने जीव हैं वो सभी अपने समान क्या करेंगे, जीव का निर्माण करेंगे, उसे, है ना, सभी करेंगे, सेम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मनुष्य को जन्म देगा, गाय गाय को जन्म देगी। अब देखो जो जीव होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं भाई मेरे क्या, एक होते हैं जरायुज और एक क्या होते हैं, एक होते हैं अंडयुज। कहेंगे सर जरायुज क्या होता है, अंडयुज क्या होता है? तो आपके आसपास दो तरीके के जीव देखने को मिलते, एक वे जीव होते हैं जो परिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे जरायुज कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं, है ना। तो यहां लिख दे हम शॉर्ट फॉर्म में, बच्चे देने वाले यानी कि वे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें हम क्या कहते, जरायुज कहते, और जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंडयुज कहते। तो यहाँ क्या, ये बताने का क्या मतलब है, यहाँ आप उस लाइन को लिख पाओगे कि प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। चूंकि हम पढ़ रहे हैं मानव जनन के बारे में, तो यहां सवाल बनता है क्या, यहां लिखेंगे कि मानव क्या होता है, मानव जरायुज होता है बेटा। जरायुज का मतलब क्या होता है, मानव परिपक्व बच्चे को जन्म देता है, मानव जरायुज होता है। मनुष्य अंडे तो देता नहीं, तो सॉरी अंडे देने वाले, समझते हैं फिर से भाई, हमने समझा कि प्रत्येक जीव अपने समान जीव को जन्म देता है, या प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। और मनुष्य जो होता है वो जरायुज होता है, और आप समझ चुके हैं कि जरायुज किसे कहते हैं, वे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं वो जरायुज कहलाते। अब एक चीज और समझो, एक शब्द आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, द्विगुण लैंगिकता या द्विरूप नहीं, लैंगिक द्विरूपता।
ये एनसीईआरटी के शब्द हैं जिन्हें पहले हम समझेंगे, फिर हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है बेटा? लैंगिक में दो रूप दिखाई देना, यानी कि मनुष्य जो होता है वो एक लिंगी प्राणी होता है, इसमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। तो यहां लिखेंगे क्या? नर अथवा मादा जनन अंग। मादा जनन अंग क्या होंगे? अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। इसे हम क्या बोलते? लैंगिक द्विरूपता। एनसीईआरटी के शब्दों को अगर आपने समझ लिया तो आप चैप्टर को कवर कर पाओगे, अन्यथा कभी नहीं कर पाओगे, है ना। फिर से समझते हैं एक बार, क्योंकि ये चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट, इसी से लगा हुआ। अगर आपने तीसरा चैप्टर कवर किया तो जनन स्वास्थ्य आप वैसे ही नॉर्मली निकालने जाओगे। तो हम क्या समझेंगे? जनन प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना जनन कहलाता है। आगे टॉपिक आता है जरायुज। तो हम कहेंगे मानो एक जरायुज प्राणी है। सवाल बनेगा सर जरायुज क्या है? तो आप बोलोगे कि वे जीव जो परिपक्व जीवों को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते, और वे जीव जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते? अंडज कहलाते। और एक शब्द एनसीईआरटी ने दिया हुआ है लैंगिक द्विरूपता, तो आप कहेंगे मानव लैंगिक द्विरूपता प्रदर्शित करता है। अतः इसमें नर व मादा दोनों अलग अलग होते हैं। आप कह सकते हैं कि मानव एक लिंगी होता है। मानव एक लिंगी होता है। ये तो हो गया बेटा आपका जनन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब सवाल आएगा कि सर जनन कैसे पता चलेगा, है ना? कैसे पता चलेगा कि कोई जीव जनन योग्य है? तो इसके लिए पहले से चीजें हैं। जैसे क्या है? देखिए, अगर आप कहें, इसको हम कहते हैं, इसको आगे हम पढ़ेंगे भी फिर से। अभी आपके एनसीईआरटी ने शुरू में इंट्रोडक्शन के लिए इस बात को बताया है। इसको बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक, या फिर इसी को बोलते हैं गौण लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण या फिर द्वितीयक गौण लक्षण, इसी को हम बोलते। ये क्या होता है समझते हैं। जैसे आपकी बॉडी में देखिए, बच्चे में जो हम बने, आप बने, हम डायरेक्ट नहीं बने। सबसे पहले क्या बना होगा, है ना? मादा का युग्मक बना होगा, नर का युग्मक बना होगा, युग्मनज बना होगा, भ्रूण बना होगा, भ्रूण से जन्म लिया होगा, शिशु बना होगा, है ना? शिशु आगे चल के क्या करेगा? बाल्यावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था से आएगा किशोरावस्था, उसके बाद आपका युवावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। तो हम जब आते हैं किशोरावस्था में, तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। वो सबके अंदर होते हैं, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा। कुछ चेंजेस नर में होते हैं और कुछ चेंजेस किसमें होते हैं? मादा में होते हैं। नर में क्या चेंजेस होते हैं भाई मेरे? तो देखो, इसमें क्या होता है? बेसिक समझो। आवाज का भारी होना। पुरुष जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी आवाज क्या होती जाती है? भारी होती जाती है। अगर यही हम मादा की बात करें तो आवाज क्या होती है? सुरीली होने लगती है। यही तो खतरनाक है ना? आवाज सुरीली होने लगती है भाई। ये इसी की वजह से तो ठगा जाता है बेचारों को, समझो। तो आवाज सुरीली हो जाती है। इसके बाद क्या होता? पुरुष में और क्या होता? शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता। शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता। अब अगर यही मादा की बात करें तो अंडाणु का बनना चालू हो जाता। अभी हम इसको सारा डिटेल करेंगे। अंडाणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। अगर यही हम नर की बात करें तो हड्डियां क्या हो जाती हैं? हड्डियां या कंधे, है ना? हड्डियां मजबूत। हड्डियां कैसी हो जाती? मजबूत हो जाती है, क्योंकि कंधे अब जिम्मेदारी लेने वाले हैं, है ना? हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। अगर यही महिलाओं की बात करें तो आर्तव चक्र, जिसको हम पीरियड या माहवारी कहते हैं, वो एक्टिव होना चालू हो जाता है, जो औसतन 12 वर्ष की आयु में एक्टिव होता है, जिसको हम डिटेल करेंगे इस चैप्टर में। बातें समझ आ गई? अब एक सवाल बनेगा बेसिक सा, आखिरकार सर आवश्यकता क्या है जनन की? सवाल बनेगा कि आखिरकार क्या जरूरत थी जनन की? तो याद करो, आवश्यकता क्यों है जनन की? आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता आखिरकार
जनन की आवश्यकता, क्या हो रहा है ये, जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बेटा जाहिर सी बात है, यदि आप चाहते हो कि आपके लक्षण आगे जाएं तो आपको अपने समान जीव को क्या करना पड़ेगा, उत्पन्न करना पड़ेगा। यानी कि क्या करने के लिए, यानी कि बेटा जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करना जरूरी है। जाति की निरंतरता बनाए रखना हर जीव चाहता है। गाय चाहती है धरती पर गाय रहे, कुत्ता चाहता है धरती पर कुत्ता रहे, मनुष्य चाहता है, मनुष्य तो चाह ही रहा है। 149 करोड़ हम पहुंच गए इसी चाहते चाहते में, है ना। जाति की निरंतरता तो खूब बनी है, तो हर जीव जाति की निरंतरता बनाए रखना चाहता है। लक्षणों की वंशागति हम चाहते हैं, जो हमारे लक्षण हैं, है ना, लक्षणों की वंशागति के लिए हम चाहते हैं हमारे लक्षण आने वाली पीढ़ी में जाए। इसीलिए जीव क्या करता है, और देखो जरूरी भी है, अगर कोई जीव जनन नहीं करेगा उसका अस्तित्व ही धरती से समाप्त हो जाएगा। तो क्योंकि अगर हम अभी से 21वीं सदी के जितने लोग हैं, अभी हम लोग बचे, अगर ये शादी ना करें, संतान उत्पन्न ना करें, आने वाले समय में मानव की जो जन्म दर है वो तेजी से गिरेगी और फिर उसको धीरे धीरे धरती से मनुष्य क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। कि कुत्ते कहानियां सुनाएंगे कि हम लोग के जमाने में मनुष्य होते थे, दौड़ा के मारेंगे। हालांकि धरती का सबसे समझदार जीव किसी को प्रकृति ने बनाया है तो मानव को बनाया है, लेकिन सबसे खतरनाक जीव कोई अगर धरती पर है तो वो कौन है, मानव है। क्योंकि प्रकृति के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ कोई करता है तो मानव करता है। अभी आप देखो मई का महीना चल रहा है, बरसात लग रहा है, समझ रहे, मतलब ठंडी जा नहीं रही है, गर्मी को आने नहीं दिया जा रहा है, बीच बीच में सावन भोग के आ रहा है, यानी कि बरसात अलग मजा ले रही है। बातें समझ में आ गई, मानव जनन की बातें हम समझ में आ गई, बेसिक हो गया ये। अब हम एक एक करके नर जनन तंत्र को पढ़ेंगे। पहले हम नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, फिर हम मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे, बहुत आराम से, बहुत जबल पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन करें फटाफट। आइए समझते हैं आगे। मानव जनन तंत्र में ही, है ना, ये टॉपिक क्या है, मानव जनन तंत्र। ये वाक्य मैंने जोड़ा तंत्र, क्यों तंत्र जोड़ा, क्यों समझाना, क्योंकि मुझे इसे समझाना है। तंत्र का मतलब क्या होता है कि जब आपका दिया हुआ है ना मानव जनन तंत्र, मानव जनन में जब आप पढ़ोगे आप केवल एक अंग के बारे में नहीं पढ़ोगे बल्कि अंगों के ग्रुप के बारे में पढ़ोगे। कई अंग मदद करते हैं। मानव जनन तंत्र का मतलब कई अंग मिलकर युग्मक के निर्माण में सहायता करते हैं। मानव जनन एक अंग से नहीं होता बल्कि कई अंगों से होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मानव जनन तंत्र कहते हैं। जैसे अगर आप पुरुष की बात करो तो पुरुष में शुरुआत कहां से होती है, वृषण से शुरुआत होती है, वृषण शुक्रजन नलिका, है ना, शुक्रवाहिनी। अगर आप अधिविषण की बात करें, अधिविषण हो जाएगा, शुक्रवाहिनी हो जाएगा आपका, फिर ग्रंथि शुक्राशय प्रोस्टेट का ऊपर ग्रंथि तैयार हो जाएगी, फिर कृष्ण पे जाके खत्म हो जाना। अगर मादा जनन तंत्र की बात करें तो हम अंडाशय की बात हम कर लेंगे, हम अंडवाहिनी की बात कर लेंगे, है ना, हम तुम्बिका की बात कर लेंगे, हम कीपक की बात कर लेंगे, हम फेम्ब्रिया झालर की बात कर लेंगे, हम चले जाएंगे गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा की बात कर लेंगे, है ना, और लास्ट हम जाते हैं योनि, उसके बाद हम जाते हैं भग तक, तब जाके हमारा मादा जनन तंत्र कंप्लीट होता है। मतलब क्या है कि मानव जनन तंत्र में कई अंग भाग लेते। अब जो अंग, यहीं पे एक टॉपिक बनेगा आपका जनन अंग। आपसे पूछ लिया किसी ने कि जनन अंग किसे कहते, तो बेसिक सा सवाल, वे अंग जो क्या करें, जो जनन में क्या करते हैं, जनन में सहायता करते हैं या फिर भाग लेते हैं, जो जनन में सहायता करते हैं वे क्या कहलाते हैं, वो बेटा हमारे जनन अंग कहलाते हैं। अब बात आएगी सर जनन अंग कौन कौन से हैं, तो इसको हमने कार्य के आधार से, हमने क्या किया है, कार्य के आधार पे, कार्य के आधार पर जनन अंगों को हमने दो कैटेगरी में बांट दिया। हमने एक बांट दिया कौन सा, हमने एक बांट दिया प्राथमिक अंग, और हमने एक बांट दिया किसको, हमने दूसरा बांट दिया भाई मेरे कौन सा, द्वितीयक अंग। आगे मैं इसको विस्तार करूंगा, अभी आप समझिए। प्राथमिक अंग, द्वितीयक अंग, याद रखो प्राथमिक अंग को एक और नाम से जानते हैं हम, जनद बोलते। क्या बोलते, जनद बोलते। अब बात आएगी सर क्यों जनद बोलते,
तो इसको प्राथमिक अंग बोलते। तो याद रखो कि प्राथमिक अंग जो होगा, चाहे वो नर में हो चाहे वो मादा में हो, जो अंग बेटा, जो अंग किसका निर्माण करेगा? युग्मक का निर्माण करेगा। और आप जानते हैं युग्मक दो तरीके का होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते और मादा युग्मक को हम ओवम, ओवा या फिर अंडाणु कहते हैं। यानी कि क्या होता है, प्राथमिक अंग जो होता है वो क्या काम करता है, उसको जनद बोलते हैं। प्राथमिक अंग को प्राथमिक अंग या फिर जनद क्यों कहते हैं? क्योंकि वह युग्मक का निर्माण करता, यानी कि जो अंग युग्मक का निर्माण करेगा उसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक अंग बोलेंगे या फिर जनद बोलेंगे। अच्छा, डायरेक्ट नहीं बना देते ये डायरेक्ट प्राथमिक अंग डायरेक्ट युग्मक का निर्माण नहीं करते, बल्कि होता क्या, समझते हैं प्रोसेस को। आगे ये प्रोसेस आपको मिलेगा। हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या होता? जिसका नाम होता है बेटा पीयूष ग्रंथि। याद रखो, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते। हमारे शरीर की जितनी ग्रंथियां हैं, हर ग्रंथि का कंट्रोल किसके पास होता है? पीयूष ग्रंथि के पास होता है। और पीयूष ग्रंथि जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप युवा हो जाते हो, जब आपके अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण की उत्पत्ति होने वाली होती है, तो कौन उसको प्रेरित करता है? पीयूष ग्रंथि या एक हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम क्या होता है? GnRH। इसका हिंदी में नाम क्या होता? इसका फुल फॉर्म क्या होता? तो इसका नाम होता है गोनाडोट्रोपिन और रिलीजिंग। ये आप जितनी जल्दी याद कर ले जाओगे उतना अच्छा है। रिलीजिंग हार्मोन, समझो मेरी बात को, है ना। जब आप बड़े हो जाते हो तो पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम होता है GnRH अर्थात गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक नंबर का वो विकल्पी सवाल बनता है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का निर्माण कौन करता? वो कौन करता बेटा? पीयूष ग्रंथि करती है। और ये अभी इसके बीच में बहुत आता है, जैसे LH आता है, FSH आता है, तो उसको मैं अभी डिटेल नहीं कर रहा हूं। GnRH कहां जाता है बेटा? जाता है वो प्राथमिक अंग में। कहां जाता है? प्राथमिक अंग में। अगर हम बात करें प्राथमिक अंग दो में होंगे ना भाई, नर में भी प्राथमिक अंग होगा और मादा में भी प्राथमिक अंग होगा। नर में प्राथमिक अंग को क्या बोलते बेटा? वृषण बोलते हैं। और मादा में प्राथमिक अंग को क्या बोलते? अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते? अंडाशय बोलते। और वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है? वृषण के अंदर होता है भाई मेरे शुक्राणु का निर्माण। और अंडाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? तो वो होता है भाई मेरे अंडाणु का निर्माण। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने समझाया कि प्राथमिक अंग को जनद बोलते। कहेंगे सर क्यों जनद बोलते? तो आप बताओ, क्योंकि वह युग्मक का निर्माण करता। जो अंग युग्मक का निर्माण करता है उसे हम प्राथमिक अंग या फिर जनद कहते हैं। यानी कि युग्मक कौन कौन होते हैं? नर युग्मक यानी कि शुक्राणु, और मादा युग्मक कौन? अंडाणु का निर्माण कौन करता है? प्राथमिक अंग करते हैं। प्राथमिक अंग में आता कौन? इसे समझने के लिए हमने समझा कि जैसे आप बड़े होते हो, पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन छोड़ती है। याद रखना, हमारी बॉडी में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। हार्मोन्स को रासायनिक संदेशवाहक या रासायनिक दूत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? हमारी बॉडी में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो हार्मोन्स की वजह से हो रही है। पीयूष ग्रंथि GnRH अर्थात गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का निर्माण करती है, जो कहां जाती है? प्राथमिक अंग। क्योंकि नर में अलग प्राथमिक अंग होता है, मादा में अलग प्राथमिक अंग होता है। नर में प्राथमिक अंग को वृषण कहते और मादा में प्राथमिक अंग को अंडाशय कहते। वृषण किसका निर्माण करता? शुक्राणु का। और अंडाशय किसका निर्माण करता? अंडाणु का। अर्थात देखो, शुक्राणु और अंडाणु का ये निर्माण कर रहा है। कौन कर रहा है? प्राथमिक अंग। इसीलिए इसे प्राथमिक अंग कहते हैं, क्योंकि ये युग्मकों का क्या करता? निर्माण करता। आगे समझते हैं। अब आता है बेटा द्वितीयक अंग। देखो, द्वितीयक अंग का काम प्राथमिक अंग जैसा तो नहीं है, लेकिन याद रखो, जितनी बारात में दूल्हे की वैल्यू होती है उतनी ही बारातियों की भी होती है। क्योंकि दूल्हे को दुल्हन के घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बारातियों की होती है। अगर कोई लफड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो बाराती उसकी रक्षा कर लेते हैं। सेम प्रोसेस होता है भाई मेरे। केवल युग्मक का बन जाना, शुक्राणु बन गया, अंडाणु बन गया, नहीं। अभी शुक्राणु को कहां जाना है? अंडाणु से मिलने जाना है। यानी कि बारात को घर से निकलना भी तो है।
अब उसमें मदद कौन करता है? द्वितीयक अंग करते हैं। वे अंग जो अंडाणु और शुक्राणु को मिलाने में मदद करते हैं, बनाने में मदद करते हैं, उनको जीवित रखने में मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको माध्यम प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक अंग कहलाते हैं। तो आप लिखेंगे वे अंग आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो, सॉरी, वे अंग जो निषेचन में मदद करते हैं, जो निषेचन के लिए मदद करते हैं, या निषेचन यानी अंडाणु शुक्राणु को मिलाने में मदद करते हैं, जो निषेचन में सहायता करते हैं उन्हें क्या बोलते? द्वितीयक अंग बोलते। अगर हम बात करें नर में, तो नर में अलग द्वितीयक अंग होता है। अगर हम बात करें मादा में, तो मादा में बेटा अलग द्वितीयक अंग होता है। नर में कौन सा होता है? तो शुरू कहां से हुआ? वृषण। वृषण के बाद कहां जाएगा? वृषण से एक नली निकलती है जिसका नाम होता है शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका आगे जाके कहां खुलेगी भाई? शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, ये जाएगी वृषण जालक, क्योंकि ज्यादा डिटेल नहीं, हम डिटेल पढ़ेंगे, टेंशन नहीं। वृषण जालक कहां जाके खुलेगा? अधिवृषण। अधिवृषण आगे कहां जाएगा? वो जाएगा शुक्रवाहिनी। कहां जाएगा? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी आगे कहां जाके खुलेगी? तो शुक्रवाहिनी खुलेगी भैया शुक्राशय। शुक्राशय आगे कहां जाएगा? वो जाएगी प्रोस्टेट। प्रोस्टेट आगे कहां जाएगा भाई? वो जाएगी काउपर। और काउपर आगे जाके कहां खुलेगा? वो जाके खुलेगा शिश्न। ये रहा आपके सहायक अंग में आते हैं। हालांकि जो शिश्न होता है उसे हम एक और तरीके से समझेंगे, उसको हम बाह्य जननांग के रूप में समझते हैं। बाह्य जननांग का मतलब वह अंग जो शरीर के बाहर होता है और मदद करता है किसको? शुक्राणु को मादा भाग तक ले जाने का, उसे हम क्या बोलते हैं? शिश्न, या जिसको इंग्लिश में हम पेनिस पढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे मादा जनन तंत्र में। मादा जनन तंत्र में कहां आएंगे भाई? तो हम पहले अंडाशय आएंगे, तो अंडाशय को छोड़ दीजिए। अंडाशय के बाद कौन होता है? होता है भाई मेरे कीपक। कीपक के पहले कौन होता है? तो कीपक के पहले होता है सिमरी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? झालर। ये परिपक्व अंडाणु को पकड़ के कहां भेज देता? वो भेज देता कीपक के पास। कीपक किसे दे देता? कीपक दे देता बेटा तुम्बिका को। एक नंबर का मोदी सवाल यही बनता है, निषेचन कहां होता? तो याद रखना तुम्बिका में होता है। हालांकि बताया जाता है अंडवाहिनी में, है ना। देखो झालर, कीपक, ये सब, ये तीनों किसके हिस्से हैं? ये किसके हिस्से हैं? तो ये हिस्से हैं बेटा किसके? अंडवाहिनी के ही तीनों हिस्से हैं। अंडवाहिनी के 3 भाग, झालर, कीपक और तुम्बिका। और इसका लास्ट वाला चौड़ा वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है आपका? वो हमारा कहलाता है भाई मेरे क्या? संकीर्ण पथ। आप इसको भी इसी में ज्वाइन करो, है ना। संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ आगे जाके कहां खुलता? वो खुल जाता है कहां पे? गर्भाशय में। गर्भाशय आगे, गर्भाशय के बाद मदद कौन करता? मदद करता गर्भाशयी ग्रीवा। कौन मदद करता? गर्भाशयी ग्रीवा। और गर्भाशयी ग्रीवा कहां जाके खुल जाती है? वो खुल जाती है योनि में। और योनि आगे जाके कहां खुलती है? भग में। और भग को क्या कहा जाता है? बाह्य जननांग कहा जाता है। अगर मादा की बात करो, अगर नर की बात करो, कृष्ण को बाह्य जननांग कहते हैं, तो मादा को बाह्य जननांग को क्या बोलते हैं? हम भग पढ़ते हैं। और हम सबको एक एक हम आराम से डिटेल करके पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस केवल आप नोट डाउन करते जाएं, समझते जाएं। तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो से हम पूरा विस्तार से, अगले वीडियो में हम नर जनन तंत्र, पहले हम पूरा विस्तार से नर जनन तंत्र खत्म करेंगे, फिर हम मादा जनन तंत्र को खत्म करेंगे। आप फटाफट नोट डाउन करें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।